नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। एकादशी के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। भक्तों ने दर्शन के बाद परिक्रमा की और पूरे दिन भक्ति माहौल बना रहा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों से काफी अधिक रही। कांवड़ लेकर आई युवती तमन्ना ने बुर्का पहनकर यात्रा पूरी की तो लोगों ने स्वागत किया और धार्मिक सौहार्द की मिसाल बताया। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए और जल अर्पण कराया। इस घटना को सामाजिक एकता के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी चर्चा आसपास के जिलों में भी हो रही है। बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना पर सर्वे तेज हुआ। तकनीकी जांच के लिए IIT रुड़की की टीम क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। प्रशासन का मानना है कि रोपवे बनने से तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। स्थानीय लोग परियोजना से रोजगार की उम्मीद जता रहे हैं। राज्य के 5 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना आगे बढ़ी है। आगरा में पहला चार्जिंग स्टेशन चालू हो गया है। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में और शहरों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। चंदौली में शादी समारोह के दौरान नकदी से भरा बैग लेकर एक नाबालिग के फरार होने की खबर से हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच टीमें आसपास के क्षेत्रों में तलाश कर रही हैं और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सके। राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सरकार ने डिजिटल खाका तैयार किया है। योजना के तहत लाखों युवाओं को AI प्रशिक्षण देने और डेटा सेंटर नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी है। विशेषज्ञ इसे रोजगार सृजन और निवेश आकर्षित करने वाला कदम बता रहे हैं, जिससे टेक सेक्टर में बड़ा बदलाव संभव माना जा रहा है। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल पर अंतिम तारीख घोषित होने के बाद गतिविधि तेज हो गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थाओं से समय रहते आवेदन करने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल रिकॉर्ड बनने से संपत्तियों के प्रबंधन और विवाद समाधान में पारदर्शिता आएगी। वृंदावन में धार्मिक सभा के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने सनातन विचारधारा के समर्थकों के लिए नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का प्रयास बताया। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावी समीकरणों पर असर डालने वाली पहल के रूप में देख रहे हैं। हालांकि औपचारिक पंजीकरण प्रक्रिया अब भी बाकी है। नकली सोना गिरवी रखकर 2 बैंकों से लाखों का आरण लेने के मामले में पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज किया है। बैंक अधिकारियों ने दस्तावेज जांच में गड़बड़ी पकड़ी। जांच एजेंसियां अब गिरोह के अन्य सदस्यों और संभावित नेटवर्क की तलाश कर रही है ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के इस मामले को पूरी तरह सुलझाया जा सके। महाराजगंज में ट्रांजिट परमिट जारी करने से पहले वाहनों का GPS पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे अवैध परिवहन और खनन पर नियंत्रण मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन निगरानी से गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। औरैया में युवती द्वारा सांप के साथ रहने और काटने के बाद जीवित होने का दावा चर्चा का विषय बन गया। डॉक्टरों ने इसे अंधविश्वास से जोड़कर वैज्ञानिक जांच की जरूरत बताई। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और चिकित्सा सलाह लेने की अपील की है ताकि भ्रम न फैले। ग्रामीण स्वरोजगार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना का दायरा बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि हजारों युवाओं को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण मिलेगा। अधिकारी मानते हैं कि इससे गांवों में छोटे उद्योग बढ़ेंगे, पलायन कम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डिजिटल जनगणना 2 चरणों में कराने की तैयारी तेज है। पहले चरण में सामान्य जनसंख्या आंकड़े जुटेंगे, जबकि दूसरे में मतदाताओं से जुड़ी सामाजिक जानकारी संकलित की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नीति निर्माण में मदद मिलेगी। हालांकि गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर बहस भी तेज हो गई है। फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने की घटना ने निर्माण सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी और मानकों की समीक्षा की बात कही। इंजीनियरों का कहना है कि गुणवत्ता जांच और निगरानी मजबूत किए बिना ऐसी घटनाएं रोकना कठिन होगा। इसलिए सख्त नियम लागू करने की मांग उठ रही है। 17 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए CBSE ने नया उत्तर लेखन पैटर्न जारी किया है। छात्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संरचित उत्तर और समय प्रबंधन पर ध्यान दें। शिक्षकों का कहना है कि नए पैटर्न से अवधारणा आधारित पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा।
नोएडा के वेडिंग हॉल में भोजन की बर्बादी पर RWA ने नाराजगी जताई और कैटरिंग लाइसेंस रद्द करने की मांग की। सामाजिक संगठनों ने भी अपील की कि आयोजनों में भोजन प्रबंधन सुधारा जाए। प्रशासन ने कहा कि शिकायत मिलने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिजली बिल में राहत मिलने से लाखों उपभोक्ताओं ने राहत महसूस की है। कई शहरों में संशोधित गणना और योजनाओं का लाभ मिला। ऊर्जा विभाग का कहना है कि बकाया समाधान और सब्सिडी समायोजन से बिल कम हुए। उपभोक्ता संगठनों ने भविष्य में पारदर्शी बिलिंग प्रणाली बनाए रखने की मांग की है। प्रयागराज में राजकीय केंद्रीय शैक्षिक संस्थान के उन्नयन के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत की गई है। परियोजना पूरी होने पर उच्च शिक्षा सुविधाएं बेहतर होंगी और नए पाठ्यक्रम शुरू हो सकेंगे। शिक्षाविदों का मानना है कि इससे क्षेत्र के छात्रों को बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी और शोध कार्य भी बढ़ेगा। महाशिवरात्रि को लेकर सीतापुर में यातायात योजना लागू की जा रही है। शिव मंदिर मार्ग पर शाम के बाद भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ में बाधा न आए और सुरक्षा व्यवस्था भी सुचारू बनी रहे। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बस्ती जिले में महिला सशक्तिकरण योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न केंद्रों को स्कूटी उपलब्ध कराकर फील्ड कार्य तेज करने की योजना है। प्रशासन का मानना है कि इससे जागरूकता अभियान मजबूत होंगे और महिलाओं तक सरकारी योजनाओं की पहुंच आसान बनेगी। बरेली मथुरा मार्ग चौड़ीकरण योजना में बदलाव के संकेत मिले हैं। 6 लेन प्रस्ताव फिलहाल रोका गया और नया विकल्प तलाशा जा रहा है। परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि यातायात दबाव को देखते हुए चरणबद्ध विस्तार अधिक व्यावहारिक होगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सड़क सुधार कार्य जल्द शुरू होगा। विधानसभा में संबोधन देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश अब दंगों से निकलकर विकास और उत्सव की पहचान बना रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, निवेश और बुनियादी ढांचे को सरकार की प्राथमिकता बताया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब स्थिर शासन चाहती है, नकारात्मक राजनीति नहीं। सदन में राष्ट्रगीत पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम का सम्मान राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इसका विरोध राजनीतिक फैशन नहीं बनना चाहिए। बयान के बाद सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाईं, जबकि विपक्ष ने आपत्ति जताई, जिससे सदन का माहौल कुछ देर तक गर्म बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर मेरठ में तैयारियां तेज हैं। मेट्रो परियोजना के उद्घाटन के साथ वे जनसभा भी कर सकते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात योजना तैयार की है। स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि इस परियोजना से शहर के आर्थिक और रियल एस्टेट विकास को गति मिलेगी। पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की राजनीतिक वापसी चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार वे जल्द समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि इससे कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम वोट समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि नए चेहरों के आने से संगठन को चुनावी रणनीति में मजबूती मिलेगी। सदन में लगातार शोरगुल से नाराज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बहस लोकतांत्रिक होनी चाहिए, अव्यवस्था नहीं। कुछ देर कार्यवाही बाधित रही, फिर नेताओं की अपील पर चर्चा दोबारा शुरू हुई और बजट से जुड़े मुद्दों पर आगे की कार्यवाही चली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कोहरा और तापमान बढ़ने का संयुक्त अलर्ट जारी किया है। सुबह दृश्यता कम रहने और दोपहर में तेज धूप की संभावना जताई गई। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सिंचाई और फसल सुरक्षा पर ध्यान देने की सलाह दी, क्योंकि अचानक तापमान बदलाव से गेहूं की पैदावार प्रभावित हो सकती है। दिव्यांगजन रोजगार अभियान का समापन कार्यक्रम आज विभिन्न जिलों में आयोजित हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण, नौकरी मेलों और आरण योजनाओं के जरिए हजारों लाभार्थियों को जोड़ा गया। सामाजिक संगठनों ने मांग की कि ऐसे अभियान नियमित हों ताकि रोजगार अवसर स्थायी बन सकें और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़े। वाराणसी कचहरी परिसर में धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ता पूरे क्षेत्र की जांच में जुटा। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन एहतियात जारी रहेगा। वकीलों और आम लोगों की आवाजाही पर अस्थायी निगरानी बढ़ाई गई। मिर्जापुर में संदिग्ध आर्थिक लेनदेन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से कारोबारी हलकों में हलचल है। एजेंसी वित्तीय दस्तावेज खंगाल रही है और बैंक खातों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने का प्रयास जारी है।
कानपुर में अवैध दवाओं की आपूर्ति से जुड़े आरोपियों की संपत्तियां पुलिस ने फ्रीज कर दी। जांच टीम अब वित्तीय लेन देन का पूरा रिकॉर्ड जुटा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित दवाओं का अवैध व्यापार युवाओं के लिए खतरा है और इस पर संयुक्त कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई जिलों में केंद्र निर्धारण और सुरक्षा योजना को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन ने संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस तैनाती का निर्णय लिया। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि नकल रोकने के लिए सीसीटीवी निगरानी और फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था भी की जा रही है। एसएससी एमटीएस परीक्षा की तारीखों पर अपडेट आने से अभ्यर्थियों में तैयारी तेज हो गई। कोचिंग संस्थानों में विशेष कक्षाएं शुरू हो गईं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि उम्मीदवार पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें, क्योंकि प्रतियोगिता इस बार पहले से अधिक रहने का अनुमान है। नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर के विस्तार को लेकर नई संचालन रूपरेखा जारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि समय सारिणी और स्टेशन सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रियों को उम्मीद है कि तेज रफ्तार कनेक्टिविटी से दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के बीच आवागमन आसान होगा और औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। महोबा में मिड डे मील गुणवत्ता जांच के दौरान कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने साफ सफाई और पोषण मानकों पर जोर दिया। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। अभिभावकों ने भी बच्चों के भोजन की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी की मांग उठाई। प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ने के बीच नए साइबर थाने खोलने की प्रक्रिया तेज हुई है। सरकार का कहना है कि डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए विशेषज्ञ स्टाफ और आधुनिक तकनीक तैनात की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक रहने की अपील भी की। प्रयागराज में आगामी धार्मिक आयोजनों को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। अधिकारियों ने समय सीमा तय कर काम तेज करने को कहा। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि बेहतर ढांचा बनने से पर्यटन और व्यापार दोनों को लाभ मिलेगा तथा भीड़ प्रबंधन भी आसान होगा। लखनऊ मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर वित्तीय मॉडल पर सहमति बनने की खबर से परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि नए चरण से शहर के बाहरी इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यात्रियों और कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे रोजाना आवागमन, समय और लागत दोनों घटेंगे। गोरखपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे नए कारखाने लगेंगे और रोजगार अवसर बढ़ेंगे। उद्योग संगठनों ने बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स सुधार को निवेश आकर्षित करने की कुंजी बताया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आगरा और कानपुर में परियोजनाओं को मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि यातायात प्रबंधन, जल निकासी और सार्वजनिक स्थान सुधार पर काम तेज है। नागरिकों को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से शहरी सुविधाओं का स्तर सुधरेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस साल फरवरी मध्य से ही तापमान सामान्य से अधिक रहने के संकेत हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि किसान फसल सिंचाई और रोग नियंत्रण पर ध्यान दें। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को दिन में पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्गों को तेज धूप से बचाने की सलाह जारी की है। होली पर 2,77,000 परिवारों को मुफ्त सिलेंडर देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार त्योहार से पहले लाभार्थियों की सूची अपडेट करा रही है ताकि समय पर गैस पहुंच सके और महिलाओं को रसोई खर्च में राहत मिल सके। जिलों को निर्देश दिए गए, कड़ी निगरानी रहेगी। गंगा एक्सप्रेसवे से बिजनौर को जोड़ने की उम्मीद बजट में फिर जिंदा रखी गई है। प्रस्तावित कनेक्टिविटी से कारोबार, पर्यटन और आवागमन को बड़ा सहारा मिलने की संभावना जताई जा रही है और स्थानीय लोग जमीन अधिग्रहण व निर्माण टाइमलाइन पर साफ घोषणा चाहते हैं। सरकार से जल्द फैसला आने की उम्मीद। बरेली के 3 प्राचीन नाथ मंदिरों के कायाकल्प के लिए बजट में करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए हैं। योजना के तहत परिसर, सौंदर्यीकरण, श्रद्धालु सुविधाएं, डिजिटल जानकारी केंद्र और बेहतर सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूपी के एक जिले में नीदरलैंड मॉडल पर वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करने को 57.55 करोड़ की मंजूरी मिली है। आधुनिक लैब, खेल ढांचा, टीचर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी आधारित लर्निंग से सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बच्चों को वैश्विक स्तर जैसा माहौल मिल सके। बरेली के एक बड़े सरकारी अस्पताल को बजट के बाद नया स्टाफ और अत्याधुनिक मशीनें मिलने वाली हैं। लंबे समय से संसाधन कमी से जूझ रहे मरीजों को जांच और इलाज में राहत मिलेगी। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर तैनाती से रेफरल कम करने की भी योजना बनाई गई है, जल्द शुरू होगा।
किसानों को थ्रेसिंग फ्लोर योजना का लाभ लेने के लिए 13 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया है। कृषि विभाग सब्सिडी सहायता से फसल मड़ाई और भंडारण व्यवस्था बेहतर बनाना चाहता है ताकि कटाई बाद नुकसान घटे और आय में बढ़ोतरी हो सके। समय पर दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है। रूट डायवर्जन के बाद बिजनौर से हरिद्वार और मुरादाबाद रूटों पर बस किराया बढ़ने से यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ा है। रोजाना सफर करने वाले लोग अतिरिक्त खर्च से परेशान हैं और परिवहन विभाग से दरों की समीक्षा कर राहत देने की मांग कर रहे हैं। जल्द समाधान निकालने की उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे, जहां एक निजी शादी समारोह में शामिल हुए। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और यातायात व्यवस्था भी अस्थायी रूप से बदली गई। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेताओं और आमंत्रित अतिथियों से मुलाकात भी हुई। प्रशासन ने पहले से तैयारी की थी। महाशिवरात्रि पर स्नान के लिए एक जिले के 24 गांवों से श्रद्धालुओं को प्रयागराज ले जाने हेतु 110 बसें चलाई जाएंगी। विशेष संचालन शनिवार से शुरू होगा ताकि भीड़ प्रबंधन बेहतर रहे और ग्रामीण भक्तों को सुरक्षित सुलभ यात्रा सुविधा मिल सके। प्रशासन ने रूट और समय सारिणी जारी कर दी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर प्रयागराज जिले को 8 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी 333 केंद्रों पर कड़ी निगरानी, सीसीटीवी और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे ताकि नकल पर रोक लगे और परीक्षाएं शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से कराई जा सकें। कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा। निजीकरण रोकने और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर विद्युत कर्मियों ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गईं तो आंदोलन तेज होगा। वहीं विभाग ने बातचीत से समाधान निकालने की बात कही है। जल्द बैठक बुलाने की तैयारी भी चल रही है। दैनिक जागरण के डिजिकवच अभियान के तहत शिमला और धनबाद के सीनियर सिटीजन्स को डिजिटल सेफ्टी का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेषज्ञ साइबर ठगी से बचाव, सुरक्षित पासवर्ड और फ्रॉड पहचान जैसे विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे ताकि बुजुर्ग इंटरनेट का उपयोग आत्मविश्वास के साथ कर सकें। रजिस्ट्रेशन मुफ्त रखा गया है। बजट पेश होते ही किसान नेताओं की नब्ज पर हलचल मच गई। राकेश टिकैत ने कहा कि बजट में किसानों को नजरअंदाज कर पूंजीपतियों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों की चिंताएं बढ़ीं। उनका कहना है कि आम जनता के लिए राहत की अपेक्षा कम दिखाई दे रही है।